हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। पार्टीज एंड मल्टी पार्टी जो सिस्टम है ये हमने देखी, काफी चीजें, काफी चैप्टर्स एक साथ मर्ज भी कर दिए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और महत्वपूर्ण एक टॉपिक है कि कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। जो एक दल के प्रभुत्व का हमने चैप्टर किया था, उसके बाद और उसके साथ चलने वाली इस स्थिति में इसकी चर्चा की गई है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके परीक्षा के संदर्भ में भी और पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए भी, कि कांग्रेस की प्रणाली कैसे एक प्रभुत्व बनाई हुई थी और कैसे उस प्रभुत्व को एक चुनौती मिली, कैसे एक ऐसी परिस्थितियां जन्म ली जिसने उस पूरे स्थापित प्रभुत्व को चुनौती दे दी या उसको तोड़ने का काम किया, या तोड़ने के लिए जो पहले शुरुआती समय चीजें या परिस्थितियां सामने निकल कर आई थी वो क्या थी, जहां से ये प्रभुत्व का दौर समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ा। जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो आपको ये महसूस भी आप करेंगे कि इसमें किसी बाहरी से ज्यादा कांग्रेस के खुद की स्थितियों में आई गड़बड़ी का योगदान भी रहा। नेहरू युग के बाद किस तरह से चीजें समेटी नहीं जा सकी और कांग्रेस में एक विभाजन, उसके बाद कांग्रेस में लगातार उथल पुथल देखने के लिए मिला और वर्तमान परिस्थिति में अगर आप आए तो उसमें कांग्रेस में बहुत भारी गिरावट भी देखने के लिए मिली है उनके लोकतांत्रिक प्रदर्शन से, अगर हम कहें, या उनके चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो खास करके। तो आज समझेंगे इस पूरे चैप्टर को, जो राजनीति विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके पहले कि मैं उस पूरे प्रक्रिया की बात करूं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पहले समझ लेनी जरूरी है, या जिसको केंद्र बिंदु में रख के सेंट्रल एजेंडे में रख के हमको ये टॉपिक समझना है। और वो मुख्य टॉपिक है कि कांग्रेस का जब विभाजन होने की प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए, अगर आप इतिहास की बात करें तो कई बार हमने इसकी चर्चा की है कि 1885 में इसकी स्थापना होती है। 1885 में स्थापना होने के बाद शुरू से ही कांग्रेस एक ऐसी संस्था बनकर उभरी या दिखाई पड़ी जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से और जिसको कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन के तरीके से या कॉपरेशन के तरीके से आंदोलन करते हुए सरकार के साथ बातचीत करने का प्रयास किया गया। उसमें कुछ नरम दल और कुछ गरम दल के नेता बाद में आए। पहले नरम दल के लोग ज्यादा थे, जैसे बदरुद्दीन तैयब थे, जैसे इस तरह के कई नेता, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इन लोगों ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे। तो ये जो महत्वपूर्ण नेता लोग थे, इन नेताओं का प्रयास ये रहता था कि सरकार के साथ बातचीत के तरीके से हम कुछ करने का, आजादी पाने का प्रयास करें। बाद में और भी तरीके के लोग, जैसे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इस तरह के गरम दल के नेता भी आए। इसके बाद और महान विभूतियां जुड़ती गई। 1920 आते आते महात्मा गांधी ने उसकी कमान संभाल ली, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू तो थे ही, सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं, और इस तरह के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, तो इस तरह के महत्वपूर्ण नेता इसमें शामिल होते गए। और बाद में यह पाया गया कि दक्षिणपंथी, वामपंथी, साम्यवादी, या जिसको कह सकते हैं कि उग्र विचार रखने वाले लोग भी, हर तरह का एक पुट कांग्रेस पार्टी में दिखाई देने लगा। और आजादी के बाद इस तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली, पहले ये शहरों की पार्टी बन के रही, बाद में मजदूरों की, और उसके बाद किसानों की, अलग अलग धर्मों की, सभी धर्मों के लोगों का, सबको समेटकर चलने वाली ये पार्टी बनी, जिसने एक दल का प्रभुत्व बनाए रखने में बहुत भूमिका मजबूत निभाई। उसके बाद जो ऊपर का इनका नेतृत्व था, जो लीडरशिप को, पहले ऊपर गांधी जी, उसके बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के महान विभूति, अबुल कलाम आजाद जैसे महान व्यक्तित्व लोग उसमें शामिल थे। तो पार्टी को एक रखने में भी मदद मिली और आगे बढ़ी। लेकिन नेहरू के जाने के बाद, यानी सन 1964 में जब नेहरू की मृत्यु होती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में लगातार एक उथल पुथल दिखाई देती है, जिसकी आज हम डिटेल में रचना करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक शॉर्ट जरूर बताता हूं, एक सिंपल समरी जरूर हम समझ लेते हैं पूरी प्रक्रिया की, जिस पर हम बिंदुवार पॉइंट वाइज में आपका रिवीजन करा दूंगा। और वो बिंदुवार चर्चा ये है कि 1885, यानी जो महत्वपूर्ण बात आपको जाननी जरूरी है वो ये है कि 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा, 1885 के बाद फिर एक दौर आता है 1907, ठीक है, 1906-7 कह सकते हैं आप। यहां पर क्या होता है कि एक सूरत स्प्लिट के नाम से बड़ा फेमस है, सूरत स्प्लिट, ठीक है, यानी कांग्रेस का विभाजन यहां पे होता है। ठीक है, यहां भी खास करके नरम दल और गरम दल की बात देखी जाती है, और जो गरम दिमाग के लोग थे, गरम दिमाग से मतलब यह है कि जो चाहते थे कि थोड़ा क्रांतिकारी तरीके से आजादी पाई जाए, इसका प्रयास किया गया।
तो ये एक विभाजन हुआ। उसके बाद आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो बात आएगी, जो 11-12 में फिर वो यूनाइट भी हो गए, बाल गंगाधर तिलक फिर वापस आए और थियोसॉफिकल मूवमेंट चल रहा था, वो अलग एक विस्तार की बात है, उसको देखेंगे। उसके बाद 19 से, वैसे तो गांधी जी 1914-15 में आ गए, लेकिन 1920 के आसपास से 20-21 से जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अगुवाई करनी शुरू की। ठीक है, महात्मा गांधी का रोल एक्टिव तरीके से किसमें आ गया, कांग्रेस की राजनीति में आ गया, या इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखने के लिए मिलने लगा। आप ध्यान से समझिए पूरी प्रक्रिया को। महात्मा गांधी भी इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अच्छा, असहयोग आंदोलन चलने लगा। हालांकि महात्मा गांधी केवल एक बार ही 1924 के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उनका नेतृत्व तो हमेशा ऊपर बना रहा और वही लीड करते रहे। इसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी का यह विचार था कि कांग्रेस को राजनीतिक गतिविधियों से अपने आप को किनारे कर लेना चाहिए, यानी राजनीतिक तरीके से एक्टिव रहने की जरूरत अब कांग्रेस को बहुत है नहीं। लेकिन बाद में फिर 1 साल बाद उनकी हत्या भी कर दी गई, और कई लोगों के दबाव में और कई नेताओं के अपने इच्छा के कारण और देश के भी जो उस समय के हालात थे, या जो भी आप कह सकते हैं, जिन कारणों या परिस्थितियों में भी कह सकते हैं, कि कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पर एक्टिव होने का निर्णय लिया कि नहीं, हम जो है, हमने लीड करके आजादी हासिल करने में भूमिका निभाई है, तो हमें आगे राजनीतिक निर्णय भी लेनी चाहिए। और अगर आप गौर से अध्ययन करें उस समय की स्थिति, परिस्थिति, जो शैक्षिक अवस्था थी देश की, या जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी देश की, या जो अस्थिरता थी देश की, आपको यह मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय लेना भी ठीक साबित हुआ। हमने जब पहले भी डिस्कशन किया था तो देखा था, तो क्या एक दल के प्रभुत्व का कोई नकारात्मक असर पड़ा। ठीक इस नाते हुआ कि अगर कांग्रेस ये निर्णय नहीं लेती कि उसे राजनीतिक तौर पर भागीदारी लेनी है, तो एक शून्यता आती भारतीय राजनीति में और भारतीय पूरे राजनीतिक व्यवस्था में। और वो शून्यता फिर किस चीज का रूप लेती, या उस शून्यता का लाभ कौन ले जाता, या उस शून्यता का असर क्या पड़ सकता था, यह बड़ा अनिश्चित था। और उस स्थिति में जब देश को नई आजादी मिली थी, अनिश्चितताओं में रखना देश को ठीक नहीं था। खैर, तो 1947 के बाद फिर क्या हुआ, आजादी मिली और कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हम चुनाव में जाएंगे, और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। ठीक है, 1952 में क्या हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पहला आम चुनाव देखने के लिए मिला। अब 1952 में जब पहला आम चुनाव देखने के लिए मिला, तो आपने देखा कि भारी बहुमत कांग्रेस को मिला, और कांग्रेस को कितनी सीटें, लगभग 364 सीटें मिल गई, और लगभग 70% के आसपास वोट भी मिलता था। तो 364 सीटें कांग्रेस को मिली। और इसके बाद अगर आप देखें तो 1952 से और 1967 तक क्या रहा, कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। यानी ये लगातार जो चुनाव हुए, यानी 52 के, 57 के, 62 के और 1967 के, कांग्रेस क्या रही, सत्ता में काबिज रही, सत्ता में स्थापित रही। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बात है। और इस खास करके 1952 से और 1962 तक के जो 3 आम चुनाव हुए, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। यानी आप कह सकते हैं कि 1952 से और 1962 के जो 3 चुनाव थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे नेहरू। कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व था, या जो उनकी स्वीकार्यता थी उस समय भारतीय राजनीति में, वो निसंदेह बहुत बड़ी थी। उनको एक तरह से कह सकते हैं कि वो जब पहले आम चुनाव के बाद खास करके जब रिजल्ट आया वो जीते, तो वो भारत के एक निर्विरोध नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि स्वयं स्थापित बात थी, ये पहले 1-2 बार में स्थापित किया जा सकता है, बाद में जनता ने चुनकर उनको ये बनाया। और फिर उन दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन में वो लीड कर रहे थे। और जब तक कि चीन से युद्ध नहीं हुआ 1962 का, तब तक इनकी लोकप्रियता में कोई खास गिरावट देखने वाली कंडीशन मिली भी नहीं। वो लगातार जीत रहे थे और लगातार जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो हावी था। अच्छा, एक उसका कारण इनके व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व का कारण यह था कि काफी लोगों को मिला जुला कर रख पाने वाली जो नीति थी, या जो इनकी ये राजनीतिक कौशलता थी, इसमें शामिल थी। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं किताबों में भी, आपके एनसीईआरटी में भी ये चीजें मिलेंगी। तो सत्ता में स्थापित थी कांग्रेस। अब ध्यान से समझिए कि कैसे चुनौतियां आती चली गई।
अब देखिए 1964 में, अच्छा इसी बीच 1962 में क्या हो गया, भारत चीन का युद्ध भी हो गया। ये घटनाक्रम आपको ध्यान रखना है, मैं एक समराइज वे में आपको ये चीजें बता रहा हूं ताकि एक बार में आप क्या कर सकें, इसको कहानी के तौर पर याद कर सकें, फिर तो हम पॉइंट वाइज चीजों को करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। भारत चीन का जो 1962 का युद्ध हुआ, उस युद्ध ने पहली बार भारत, यानी आजादी के बाद पहली बार भारत और नेहरू दोनों की छवि पर एक करारा प्रहार किया। क्योंकि कुछ हमारा जो भूभाग था, जो हमारा भाग था अक्साई चीन में और तिब्बत वाले इलाके में, ये सारे लड़ाई का माहौल बना हुआ था अक्साई चीन के, और हमारा भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया, अपना हक जमाने लगा। ठीक है, तो पहली बार जो है भारत चीन युद्ध में ये एक बार कटु आलोचना नेहरू की भी की गई और कांग्रेस की भी जो स्थिति थी उसमें गिरावट आई। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो 1964 में, अब आप ध्यान से अगर देखें, यहां से शुरुआत होती है कहानी की। 1964 में नेहरू का निधन हुआ। ठीक है, क्या हो गया, इनका निधन हो गया। ठीक है, बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। अब जब इनका निधन हुआ तो एक बार फिर कांग्रेस में क्या हुआ, नेतृत्व की शून्यता आई। शून्यता मतलब ऐसा नहीं था कि कोई काबिल नेता नहीं था, लेकिन यह था कि भाई कौन बनना चाहिए, कौन आना चाहिए, और तब जिम्मेदारी सौंपी गई किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। गुलजारी लाल नंदा कुछ दिन थे वो कार्यवाहक, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, बहुत ही सशक्त नेता हमारे देश के, कदकाठी में छोटे, लेकिन इनके जो विचार थे, इनकी जो फैसले लेने की और ईमानदारी की जो भावना थी, उसकी दुनिया कायल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा कालक्रम था लेकिन देश में बहुत अच्छा प्रभाव इन्होंने छोड़ा। और इन्होंने ही एक नारा दिया था बहुत महत्वपूर्ण, जय जवान जय किसान। ठीक है, हर नारे का एक कारण भी है, जय जवान जय किसान। अब ये नारा क्यों आया, यह भी समझने की बात है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध देखने के लिए मिला। ठीक है, भारत पाक युद्ध देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, इसी भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था, उसी की एक कड़ी थी लोंगे वाली लड़ाई, जिसका आपने देखा होगा फिल्म बॉर्डर, संदेशे आते हैं, सनी देओल, देखा है ना। तो 1965 का जो भारत पाक युद्ध था, इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया और ये बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि जो मोरल डाउन था भारतीय फौज का और लोगों का कि हमारे फौज चीन से हारी थी, वो वापस हमको मिला, हमने पाकिस्तान को धूल चटाया और लाल बहादुर शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ी। और उस समय जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए जय जवान। लेकिन एक स्थिति बनी हुई थी चिंता की, और वो स्थिति ये बनी हुई थी कि खास करके 1962 के बाद हमारे यहाँ खाद्य संकट बहुत ज्यादा था। जो फूड सिक्योरिटी थी, लोगों को खाने के लिए जितने अनाज की जरूरत थी, हम उतना उत्पादन कर नहीं पा रहे थे। एग्रीकल्चर वाला जो मामला था, देखिए हमने 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कर दी थी, और पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल बेस्ड पर जो था, वो अर्थशास्त्र में आप डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें लक्ष्य ये रखा गया था कि हम कृषि को बढ़ावा देंगे, कृषि को ज्यादा आगे ले जाएंगे। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम पीसी महानोलोबिस मॉडल लेकर आए और हमने इंडस्ट्रीज की तरफ आगे बढ़े हम। लेकिन एग्रीकल्चर में जिस तरह का भी सुधार या जिस तरह की मांग पूर्ति का डिसबैलेंस था, वो बना हुआ था। जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था की हालत तो अंग्रेजों ने ही हमें खाली या बेकार छोड़ के दी थी, हम बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, और उसका मदद लेने के लिए हम अमेरिका से थोड़ी बहुत मदद लेते थे। अच्छा, मत भूलिए कि शीत युद्ध का काल चल रहा था, मैंने आपको पहले भी चर्चा किया है। भारत ने यह अनाउंस किया था कि भैया हम गुट निरपेक्षता में रहेंगे, अब किसी एक दल के या किसी एक समूह गुट के पीछे नहीं भागेंगे। तो अमेरिका से भी मदद लेने की एक सीमा थी, और ज्यादा मदद लेते तो ब्लैकमेल भी करता अपने तरफ आने के लिए। तो एक जो समस्या हमारे यहां बनी हुई थी, वो कृषि उत्पादन की बनी हुई थी। तो किसानों को भी मोटिवेट करने के लिए यह था कि जय किसान, यानी किसानों को भी आगे आना होगा, किसानों को भी उत्पादन बढ़ाना होगा। और इसी दौरान 1966 के आसपास, 1966 के आसपास भारत में हरित क्रांति भी आई। ठीक है, देखिए सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पॉइंट में सारी चीजें आपको नहीं वहां मिलती, इसलिए मैं कुछ चीजें आपको बैकग्राउंड में समझा देना चाहता हूं कि कितना महत्वपूर्ण रहा। हरित क्रांति जो आई, वो ये था कि किस तरह से नए नए साधनों, फर्टिलाइजर्स, नए नए तरीके के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या बीजों का इस्तेमाल करके हम ज्यादा उत्पादन कर सके। क्यों? क्योंकि जो खाद्य संकट था वो बहुत गहराता जा रहा था। आर्थिक जो स्थिति थी भारत की, वो नीचे आती जा रही थी। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, गरीबी और बढ़ती जा रही थी। इसलिए जब सरकार में कांग्रेस थी तो उसके खिलाफ एक रोष भी दिखाई दे रहा था। मैं आपको ये बैकग्राउंड बता रहा हूं कि कैसे कांग्रेस प्रणाली को चुनौती मिलनी शुरू हुई। स्थिति डमाडोल थी बहुत ज्यादा, और जब स्थिति डमाडोल थी तो इन सब के बाद फिर क्या हुआ, इन सब के बाद स्थिति किस चीज की आई, इन सब के बाद स्थिति आई 1967 के आम चुनाव की। ठीक है,
और 1967 का आम चुनाव क्या रहा, बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो 1967 में जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी पहली बार फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी ताशकंद समझौते के समय बहुत ही संदेह की स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। देश ने अपना, उनको गुदरी का लाल कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। तो 1967 में इंदिरा गांधी के देखरेख में, नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस, जिसको 364 सीटें पहले आम चुनाव में मिली थी, वो अब 283 सीटों पर आ गई। ठीक है, 283 सीटें कांग्रेस को यहां मिली। अब ध्यान दीजिए, जब 283 सीटें मिली तो इसके कई महत्वपूर्ण कारण थे। इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि इंदिरा गांधी उस समय जो है राजनीतिक रूप से उतनी अनुभवी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया कि आर्थिक रूप से और कई मोर्चों पर उस समय देश की स्थिति लड़खड़ा रही थी, जिसके खिलाफ एक रोष था पूरे देश में। जो स्वतंत्र पार्टी थी, जो जनसंघ था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही थी और वो भी विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। इंदिरा गांधी का कौशल अभी उतना चेक नहीं किया गया, उनको गुड़िया कहा जाता था, कुछ लोग चिढ़ा के कहते थे गुड़िया हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगी। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, उस बीच में 283 सीटें कांग्रेस को मिली और 283 सीटें मिलने के कारण काफी बड़े बड़े नेता, लोकप्रिय नेता इस चुनाव में हार भी गए थे। और यही नहीं, 9 राज्य ऐसे थे जिन राज्यों में कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। 9 राज्यों से 6 में डायरेक्ट और बाकी 2-3 में जो कोलिशन गवर्नमेंट थी मिलजुल के भी गिर गई। 9 राज्यों से सत्ता चली गई। ठीक, देखिए पूरे चैप्टर को आप एक समरी के रूप में पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। 9 राज्यों में कांग्रेस क्या हो गई, सत्ता से बेदखल हो गई। और 1967 से 283 सीटें जो आई थी, इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो निकला, और वो स्टेटमेंट यह निकला कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। क्या स्टेटमेंट निकला कि कांग्रेस को क्या हो सकता है, कांग्रेस को हराया जा सकता है। यह ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को हराया जा सकता है। अगर आप ध्यान से याद करिए, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, 2003 वर्ल्ड कप, 2003 का जो विश्व कप हुआ, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया को देख के लगता था कि भाई इसको कोई हरा ही नहीं पाएगा। मतलब अजेय थी ऑस्ट्रेलिया, कोई उसके टक्कर ही नहीं ले पा रहा था। बड़ी मुश्किल से भारत फाइनल में पहुंचा तो लगा कि अच्छा चुनौती दी जा सकती है। और उसके बाद 2007 में और प्रयास किया गया और बाद में फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भी 2011 में और भारत विश्व कप जीता। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीती, लेकिन फिर उसके बाद अलग अलग इंग्लैंड जीता। तो अलग अलग देश अब जीत रहे हैं, यानी ये और आज तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ी आसानी से कोई भी देश हराता है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी स्थिति कांग्रेस की बनी हुई थी और साम्यवादी दल हो, स्वतंत्र पार्टी हो, जनसंघ हो, सोशलिस्ट पार्टी, कोई भी पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि इसको सत्ता से पूरी तरह बेदखल कर सके। लेकिन जब 1967 में बड़े बड़े मंत्री हारे, कम सीटें हुई, 9 राज्यों से सत्ता गई, तो एक चीज निकल कर आई कि कांग्रेस को अब हराया जा सकता है। ठीक है, अब ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस की प्रणाली को चुनौती दे रही थी। जो कांग्रेस का एक छत्र राज बना हुआ था, उसको एक बड़ी भारी चुनौती मिल रही थी। इस चीज की भनक कांग्रेस में भी थी और इंदिरा गांधी को भी थी कि भैया अब घंटी बज चुकी है। और जब घंटी बज चुकी है, ये स्थिति उन सब नेताओं को मालूम चली, तो अब खींचतान यहां से शुरू होती है, असली खींचतान यहां से शुरू होती है। अब देखिए, कांग्रेस की स्थिति भी बड़ी रोचक थी। कांग्रेस की स्थिति रोचक इसलिए थी, ठीक है, कांग्रेस की भी स्थिति क्या थी, बहुत रोचक थी। कांग्रेस में क्या हुआ, एक सिंडिकेट दल था। सिंडिकेट मतलब जिसको कह सकते हैं आप कि बड़ा, जिसमें परंपरागत तरीके के नेता थे, पुराने अपने आप को हावी समझने वाले, पुराने अपने आप को लीडर समझने वाले लोग, जिनको ये लगता था कि भाई इंदिरा गांधी क्यों नेता रहेंगी। उनको लगता था कि हम लीड करेंगे, ये नई है, ये इतनी अनुभवी नहीं है, इनका उतना वो नहीं है। एक तो ये बात थी। दूसरी ये बात थी कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री बन भी गई हैं, तो आप केवल सरकार चलाइए, पार्टी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा सिंडिकेट का मानना था। और प्रधानमंत्री को यह लगता था कि भाई हम पार्टी को भी हमारे हिसाब से चलना चाहिए, सरकार भी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। सत्ता संघर्ष कांग्रेस के अंदर चल रहा था। और इस सिंडिकेट में जो सबसे प्रमुख थे वो थे के कामराज। ये पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे मद्रास में। तो के कामराज जो थे, ये काफी हद तक क्या थे, इसमें शामिल थे। और के कामराज ने फिर अपने पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो बने निजलिंग गप्पा। क्या बने, ये थोड़े महत्वपूर्ण नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। निजलिंग गप्पा, ठीक है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अच्छा, जब ये अध्यक्ष बन गए
तो अब प्रयास ये होने लगा। अच्छा, एक कांग्रेस की शुरू से एक प्रणाली है, मैं आपको बताता हूं। जैसे हर सरकार के मंत्री होते हैं, वैसे कांग्रेस में एक वर्किंग कमेटी होती है, आजकल उसे CWC कहते हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी। कुछ लोगों का समूह होता है जो मिलकर मेन फैसले लेती है। उस वर्किंग कमेटी में भी इंदिरा गांधी के ज्यादा मेंबर्स नहीं आ पा रहे थे। इन्हीं सिंडिकेट दल के चाहने वाले लोग उसमें ज्यादा आ पा रहे थे। अच्छा, कामराज ने दिखा दिया कि ठीक है, मैं अपने पद को छोड़ रहा हूं, कोई भी बन जाए, लेकिन बन पाया अध्यक्ष निजलिंग गप्पा। ये भी सिंडिकेट की ही विचारधारा के मेंबर थे। तो इंदिरा गांधी की बहुत विशेष चल नहीं रही थी। अच्छा, इसी बीच एक चीज और ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी का प्रयास यह था कि हम लोगों से जुड़े, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर कुछ काम आगे बढ़ाएं, उनको प्रति कुछ ऐसा काम करें कि ये दिखाई पड़े कि मैं लोगों के हित में हूं, तो अगर विद्रोह हो तो लोग, जनता मेरे साथ रहे कि नहीं, इंदिरा बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए 2-3 महत्वपूर्ण उन्होंने फैसले लिए। 1969 में बड़े कड़े कड़े फैसले लिए इंदिरा गांधी ने। ठीक, इसमें एक शामिल था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एक तो बैंकों का क्या किया, जितने प्राइवेट बैंक थे बोले नहीं नहीं ये कुछ नहीं चलेगा, सब सरकारी बैंक हो जाएंगे, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया, सबको उठा के सरकारी बना दिया। ठीक है, लगभग 18। दूसरा प्रीवी पर्स, ये सब अभी पॉइंट में हम देखेंगे। प्रीवी पर्स क्या था, जो आजादी के बाद बड़े बड़े राजघराने थे, बड़े बड़े जो राजा थे, उन लोगों को सरकारी पेंशन मिला करती थी। इस सरकारी पेंशन को कहा कि खत्म करो, ये सरकार पे बोझ है, ये हम नहीं देंगे, कोई राजा वाजा नहीं रहेगा। तो जनता से जुड़ने वाले फैसले लिए। इसी दौरान हरित क्रांति भी थोड़ी सक्सेस हो रही थी, तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा था। ठीक है, गरीबी को दूर करने के नए नए कई तरह के प्लान इंदिरा गांधी लेकर आ रही थी। आगे के चुनाव में उसको मुद्दा भी बनाया। तो ये 2-3 जो फैसले महत्वपूर्ण लिए थे इंदिरा गांधी ने, जिसको और पॉइंट में हम देखेंगे, ये लोगों में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ा रहे थे। अब देखिए, ताबूत में असली कील कहां ठोकी गई। जब ये सारी चीजें हो गई, तब एक मौका आया, कौन सा महत्वपूर्ण, तब आया 1969 में ही हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी असमय मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता, राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहां डी हो गया कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में हो जाना चाहिए, नियम है। जब राष्ट्रपति का चुनाव का समय आया, अब यहां असली खेल शुरू हुआ। अब कांग्रेस में जो सिंडिकेट थे ना, जो सिंडिकेट थे, उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। मतलब कांग्रेस ने ऑफिशियली ये प्रत्याशी बनाया कि नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। कांग्रेस ने बोला कि जो सिंडिकेट, जो हावी थे उस कांग्रेस के ऊपर, तो जिसकी सरकार रहती है वो राष्ट्रपति बनवा लेता है जाहिर तौर पर, लगभग यही समीकरण होता है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कभी जरूर देखेंगे। उन्होंने कहा नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बनेंगे। इंदिरा गांधी कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बनेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारे तरफ से राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होंगे वीवी गिरी। ठीक, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे वीवी गिरी। अब चलिए भैया, आ गई कहानी। अभी देखो, विपक्ष ने अपना कोई नहीं उतारा था प्रतिद्वंदी, लेकिन खुद इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि वीवी गिरी हमारे होंगे। और कांग्रेस की जो मेन कांग्रेस थी, जो अध्यक्ष थे, वो बोल रहे थे नहीं, नीलम संजीवा रेड्डी रहेंगे। अब यहां जंग छिड़ गई। अच्छा, एक और रोचक बात देखिए, विभाजन होने से पहले कांग्रेस में क्या स्थिति बन रही है। कांग्रेस में जो 2 गुट बन गए थे, उसमें हर गुट ने अपने अपने हिसाब से क्या किया, प्रयास किया कि जो विपक्षी लोग हैं उनका सहारा ले लें। कांग्रेस में जो यंग लोग थे, यंग टर्क जिनको कहते थे, वो क्या किया उन्होंने, वो जो वामपंथी विचारधारा के विपक्षी दल थे, उनसे अपना सहायता, मतलब उनसे वो अपनी करीबी बढ़ा ली। इधर जो पुराने सिंडिकेट वाले थे, वो स्वतंत्र पार्टी से अपनी या जनसंघ से अपनी करीबी बढ़ाने लगे। मतलब कांग्रेस के लोग ही विपक्ष से अपनी बढ़ाने लगे, इंदिरा को घेरने के लिए, इंदिरा का विरोध करने के लिए। ऐसी स्थिति भी आ गई। अब जब यह स्थिति आई तो इंदिरा गांधी ने यह बोला, अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है, जो लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं वो, और इसके अलावा जो राज्यों में चुने हुई एमएलए होते हैं, जहां राज्यों में सरकार होती है, वो लोग डालते हैं। तो अब ये जो सिंडिकेट वाले थे, ये विपक्ष से भी, यानी जनसंघ वगैरह से भी नीलम संजीवा रेड्डी के लिए मांगने लगे वोट। और इंदिरा ने कहा कि जो हमारे कांग्रेस के भी नेता हैं, वो लोग भी वीवी गिरी को वोट दीजिए, और राज्यों से भी कहा कि वीवी गिरी को वोट दीजिए। अब मेंबर तो कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष की बात, सिंडिकेट वालों की बात माननी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे। ज्यादा से ज्यादा लोग, बाबू जगजीवन राम उस समय, फखरुद्दीन अली अहमद, जिनको बाद में राष्ट्रपति बनाया इंदिरा गांधी ने, वो, ये सब लोगों ने मिलकर फाइनली क्या किया, वीवी गिरी को चुनाव जिता दिया। तो नीलम संजीवा रेड्डी ऑफिशियली कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पे वीवी गिरी चुनाव जीत गए राष्ट्रपति का। और बस यहां से फिर तो कुछ बचा ही नहीं था। जो कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनके हाथ में सब कुछ था, निजलिंग गप्पा, उन्होंने कहा कि ये तो इंदिरा गांधी कांग्रेस के खिलाफ चल रही हैं, इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस को बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ अनुशासन तोड़ रही हैं,
इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता और 1969 में ही इंदिरा गांधी को, बाबू जगजीवन राम को, फखरुद्दीन अली अहमद को, सबको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। तो भाई इंदिरा गांधी अब क्यों चुप रहती, उन्होंने कहा नहीं कांग्रेस हमारी है, ज्यादातर लोगों ने विरोध किया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। और जब कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ, ठीक है, सबसे पहली चुनौती कांग्रेस प्रणाली में आई कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। ये मैं पूरी कहानी आपको बता रहा था ताकि आपको विभाजन की पूरी प्रक्रिया और बैकग्राउंड समझ में आ जाए। इसमें दो हुआ, फिर जो इंदिरा गांधी के साथ थे उनको कांग्रेस आर कहा गया, कांग्रेस आर, जिसमें कौन थी, इंदिरा गांधी इसका नेतृत्व कर रही थी, इंदिरा गांधी। और जो पुराने कांग्रेसी थे उनको कांग्रेस ओ कहा गया, ऑर्गेनाइजेशन वाले, कांग्रेस ओ, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो ये 1969 में पहली बार विधिवत रूप से कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसमें आखिरी कारण ये दिखाई आपको पड़ेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी पार्टी के खिलाफ चली गई, अपना कैंडिडेट जिताया, लेकिन इसकी भूमिका जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सरकारों के स्तर पर जो बनती हुई चली आ रही थी, वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर चुनाव हुए 1971 में। 1971 में जब चुनाव हुए तो उस समय अब ये जो कांग्रेस ओ थी, जिसमें सिंडिकेट के नेता थे, उनकी लोकप्रियता तो कोई बहुत रह नहीं गई थी, 40, 50, 60, 70 ही सांसदों का समर्थन भी था, वो जनसंघ में जाकर मर्ज हो गई। अब सोचिए, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे और ये ओ था, वो जनसंघ जो पार्टी थी उसमें जाकर मिल गई कि हम इसमें रहेंगे। और इंदिरा गांधी ने अपने कांग्रेस आर के साथ चुनाव लड़ा, गाय का बछड़ा चुनाव चिन्ह उस समय उन्होंने लिया, पहले 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, और उन्होंने फिर अभूतपूर्व, फिर से उनको बहुत अच्छी सीट, 350 के आसपास सीटें मिली, और उन्होंने नारा दिया था क्या, गरीबी हटाओ। तो इस चीजों को भी हम ध्यान से देखेंगे कि हुआ क्या। फिर 1971 का जो इलेक्शन हुआ उसमें 2 नारे चले, एक तरफ चला गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, जिसमें सिंडिकेट वाले भी नेता थे और जनसंघ वगैरह, उन सब लोगों ने मिलकर नारा दिया इंदिरा हटाओ, ठीक है, इंदिरा हटाओ। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ये सकारात्मक नारा लग रहा था कि भाई कुछ करना है, गरीबी हमको हटाना है, और ये लोग कह रहे थे इंदिरा को हटाओ, ठीक है ना। तो ये नारों के बीच में फिर ये इंदिरा गांधी ने यहां बाजी मारी, और यहां से फिर कांग्रेस में ये इंदिरा गांधी वाला सिस्टम लागू हुआ। लेकिन जो कांग्रेस की प्रणाली में था, उसमें पहली चुनौती 1969 में दिखाई दी। इसके आगे की कहानी अगर और रोचक आपको मिलेगी, 1975 में फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उसका एक अलग हम और चैप्टर करेंगे, उसमें उसके बारे में एक अलग कहानी भी देखेंगे, बहुत स्थिति देखेंगे। 1975 के जो आपातकाल आया, आपातकाल इंदिरा गांधी ने कई कंडीशन लगाई, जब इनकी लोकप्रियता कई कारणों से नीचे आई, और आपातकाल लगाने के बाद फिर जनता पार्टी आई, और वहां से फिर कांग्रेस के अलावा भी दलों का उद्गम हुआ, फिर कांग्रेस आई। लेकिन फिर उसके बाद राजीव गांधी के दौर के बाद कांग्रेस लगभग फुल फ्लेजेड तरीके से मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, उसे कोलिशन या गठबंधन की सरकारें बनाकर ही काम करने का मौका मिला, और रिसेंटली 2014 तक उन्होंने गठबंधन बना के यूपीए 2 चलाया, जिसके बाद फिर एनडीए और नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। तो ये कांग्रेस प्रणाली चल रही थी, जिसमें ये चुनौती आपको देखने के लिए मिली, जिसका क्रमवार बिंदुवार अभी हम देखने जा रहे हैं अगली स्लाइड से, कि किस तरीके से क्रमवार तरीके से कांग्रेस जो है वो सत्ता से उस पूरी प्रणाली को उसको चुनौती मिली। ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि किस तरीके से ये चुनौती आगे सामने निकलकर आई, ठीक है। तो अब समझते हैं असली कहानी। तो अब जब आप देखने का प्रयास करेंगे पूरी इतिहास के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में नरम विचार के लोगों की संस्था थी। 1885 में क्या हुआ, इसका थोड़ा सा छोटा पेन भी हम यूज कर सकते हैं। तो 1885 में क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई, और कांग्रेस नरम विचार वाले लोगों की संस्था थी, जिसमें ये महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि लोग शामिल थे, और महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने फिर निभाई। अब देखिए, सन 1920 से 1942 तक कांग्रेस में कौन था, महात्मा गांधी रहे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, जिसकी बात मैंने आपको बताई। और राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी को सफल नेतृत्व के कारण अंतरिम सरकार का गठन कांग्रेस द्वारा किया गया। अंतरिम सरकार क्या थी, जब 47 में आजादी मिली और 1952 में फिर इलेक्शन हुए, उसके बीच भी तो एक सरकार चल रही थी। इस सरकार बनाने का मौका कांग्रेस को मिला, क्योंकि कांग्रेस ही आगे लड़ाई लड़ रही थी। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो भी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनी थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। महान काम किया उन्होंने, और भारत का एकीकरण करने में, यूनिटी करने में उनकी जो भूमिका है, उसके लिए देश हमेशा उनको सलाम करेगा। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जन आकांक्षाओं और लोगों के विश्वास ने देश की बागडोर कांग्रेस के हाथों में दी। अभी मैंने बताया कि उनका प्रभुत्व बना रहा, कि भाई विश्वास उस पार्टी में था।
इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक सर्ववर्गीय राजनीतिक दल का रूप ले लिया। जैसे मैंने बताया कि हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, जो आगे के समय में भी देखने के लिए हमको मिलता रहा। अब देखिए 1952 से 1967 तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने रहे, 64 तक। आम चुनाव में कांग्रेस ने भारत के राजनीतिक मंच पर अपना वर्चस्व कायम रखा। 1952 से 1967 तक उनका वर्चस्व रहा। लेकिन यह ध्यान रखिए कि 1952 में एक तरह से उनको मिली थी लगभग 364 सीटें, जो 67 आते आते कितनी हो गई, 283 तक पहुंच गई। बस यहीं से यह वर्चस्व नीचे जा रहा था। परंतु 1967 के आम चुनाव के बाद स्थिति बदल गई। गैर कांग्रेसी दलों ने 9 राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। कांग्रेस की असफलता का कारण आंतरिक मतभेद, मैंने बताया ना, जो सिंडिकेट थे और कांग्रेस के इंदिरा समर्थक जो लोग थे, और विरोधी दल में आपसी समझौते हो गए। यानी कि कांग्रेस के जो आपसी कलह थे वो जाकर विरोधी दल में वो मिल गए। तो होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है ना। तो कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट लोग भी इंदिरा के दुश्मन थे, दुश्मन मतलब राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं, और जो विपक्षी थे वो भी राजनीतिक विरोधी थे। तो दोनों विरोधी मिल गए, आपसी समझौते हो गए, कांग्रेस उससे कमजोर हो गई, ऐसा दिखाई दिया। मॉरिस जोन्स के शब्दों में, विरोधी दलों के नेताओं को आभास था कि जनता के में पहले की अपेक्षा अधिक असंतोष और निराशा है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। मैंने अभी बताया कि जब 1967 का आम चुनाव हुआ तो यह एक डिक्लेरेशन हुआ कि भैया कांग्रेस को हराया जा सकता है, और लोगों में लड़ाई को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, इसके अलावा जो देश की पूरी ओवरऑल कंडीशन है उसको लेकर एक असंतोष फैला हुआ। भ्रष्टाचार उस समय देखने को मिल रहा था, गरीबी देखने के लिए मिल रही थी, तो लोगों में असंतोष था। कांग्रेस का संगठनात्मक पक्ष अब कमजोर दिखने लगा। जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आपस में खींचतान करेंगे तो जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, वो तो खराब हो ही रहे थे। रजनी कोठारी, बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि इसे प्रमुख दल प्रणाली के पतन की शुरुआत कहा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि 1967 की स्थिति जो थी वो एक दल के प्रभुत्व के डाउनफॉल होने का एक बहुत बड़ा सबूत बन के उभरा। एक इसको प्रक्रिया के रूप में उभरते हुए देखा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं, उसका एक क्रक्स हम देखकर चल रहे हैं। अब देखते हैं, आइए अब अगली बात आई कि गैर कांग्रेसवाद तथा 1967 का चुनावी व्यतिक्रम, जो सारी चीजें चल रही हैं, घटनाएं चल रही हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉल अपसेट था, यानी कैसे ऐसी घटना जिसमें चुनावी रूप से वो नीचे आ गई कांग्रेस। तो सन 1968 का आम चुनाव कुछ अर्थों में क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक है। आम चुनाव में लोकसभा की कुल संख्या 520 थी, जिसमें केवल 283 स्थान प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया कि पहले जो कुल 54% स्थान प्राप्त हुए, यानी सीटें 54% मिली, जो पहले कितनी मिलती थी, 70 से 75% सीटें किसको मिलती थी, कांग्रेस को मिलती थी। तो 1967 का चुनाव इस मामले में कांग्रेस के लिए निराशा लेकर आया, और बहुमत तो मिल गया, परंतु 1952 के बाद सबसे कम, यानी सबसे निचला परफॉर्मेंस था। ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले सारी चीजें डिटेल में बताई हैं कि 1967 में जो चुनाव हुआ वो पिछले 3 चुनाव के मुकाबले काफी नीचे आया। एक तो उसमें नेहरू की अनुपस्थिति, दूसरा जो आर्थिक बोझ देश पर पड़ा था हाल के 65 के युद्ध के बाद, उसके बाद कांग्रेस के अपने संगठन में जो कमी आ गई थी, इंदिरा गांधी का पहला चुनाव जिनको अभी अनुभव की भी कमी थी, ये सारी चीजें देखने का यहां पर मिलता है। केवल केंद्र ही नहीं वरना राज्यों में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सन 1967 में कांग्रेस ने 6 राज्यों में सत्ता विहीन हो गई। टोटल 9 राज्य गए, 6 में तो डायरेक्ट चले गए, बिहार, केरल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब और पश्चिम बंगाल। अब देखिए नॉर्थ के ये मजबूत जो राज्य उनके हाथों में होते थे वो हमेशा हाथ से चले गए, और देखिए ये जो हाथ से राज्य जा रहे हैं इसके बाद से शुरू ही हो गया। अब तो अगर इन राज्यों में आप देखें, बिहार, केरल तो खैर पिछले 10 साल पहले सरकार थी, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब में अभी है सरकार कुछ दिन, पश्चिम बंगाल, ये 3-4 ऐसे राज्य हैं जहां 15-15, 20-20 सालों से उनकी सरकार नहीं बनी है कांग्रेस की। तो यही नहीं, कांग्रेस द्वारा निर्मित संविध सरकार, यानी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी 2-3 राज्यों में, जो मिलजुल के गठबंधन सरकार चल रही थी, वो भी गिरने लगी। और कई राज्यों में ऐसा देखने के लिए मिला कि लोग इस्तीफा देने लगे दूसरे दल के प्रभाव में आके, या पार्टी में बिखराव के कारण। हरियाणा जैसे राज्य में, कई राज्यों में इस तरह का देखने के लिए मिला। यह पहली बार था जब कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के निर्देशन में चुनाव लड़ा था। ये मैंने आपको, मतलब पंजाब था, हरियाणा तो बाद में बना है। तो पहली बार था जब कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी के डायरेक्शन में चुनाव लड़ रही थी। तो ये मैंने आपको कंडीशन चीजें अभी आपको क्लियर की थी 67 वाली। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। इसमें कामराज, जो कि सिंडिकेट के सबसे मेन थे, एस.के. पटेल, अतुल्य घोष, के.बी. सहाय, ये सारे लोग उसमें से चुनाव हार गए। और इंदिरा गांधी स्वयं तो चुनाव जीत गई, परंतु अनेक राज्यों से क्षेत्रीय दलों की जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहां के क्षेत्रीय दल थे, छोटे छोटे दल थे, वो क्या आ गए, वो सत्ता में आ गए। और डीएमके जो पार्टी तमिलनाडु में बहुत रोचक पार्टी है, जो आज इस समय भी उनकी सरकार चल रही है, और करुणा, तो ये जो सत्ता थी, पार्टी डीएमके बड़ी तेजी से वहां उभर कर आई थी, उसको काफी सीटें मिली थी। और जो विपक्ष के भी दल थे उनको भी धीरे धीरे सीटें मिलनी शुरू हो गई। डीएमके को उस जमाने में अकेले उस राज्य में 25 के आसपास लोकसभा सीटें मिल गई थी। तो क्रांतिकारी चीजें आई थी, क्षेत्रीय दल भी यहां से विकास होना शुरू हुआ।
तो अगर आप पार्टी सिस्टम वाले चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो आप उसमें समझे, ये क्षेत्रीय दलों के विकास और उद्भव की अगर बात की जाएगी तो आप 1967 का जो आम चुनाव है उसको बहुत महत्वपूर्णता से रखेंगे कि 1967 के आम चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों का विकास, उद्भव या जनता का उसमें विश्वास बढ़ने लग गया। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है। अब देखिए, ये कुछ एक शॉर्ट विवरण है जिसको आप देख सकते हैं कि 1967 के जो चुनाव थे उसमें सबसे ऊपर कांग्रेस थी 283, स्वतंत्र पार्टी देखिए 44 सीट पर, जो 2, 4, 5 सीटें वाली पार्टियां थी, भारतीय जनसंघ को 35, डीएमके इसी को बोला था मैं, दबड़े मुने तक कड़गम, ठीक है, तो इसको 25 सीटें मिली, जिसकी तमिलनाडु में आज भी सरकार है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 23 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी 23, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया था, प्रजा सोशलांत्रिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई, आज भी ये पार्टी जीवित है और ये भीमराव अम्बेडकर के विरासत को लेकर आगे चलती है और इस समय इसके एक मेंबर अभी भी हैं। अन्य दल 19, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट 35 लोग जीत कर आए थे। ठीक है, रामदास अठावले का आपने नाम सुना होगा, बड़ी कॉमेडी करते हैं संसद में अक्सर, कॉमिक तरीके से और कविता पढ़ के वो बोलते हैं, वो इसी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के हैं। तो ये महाराष्ट्र के आसपास की पार्टी है। तो ये पार्टी की टैली थी 67 के इलेक्शंस में और देखिए कि केवल 40% वोट जो है वो कांग्रेस को स्वयं मिला था। तो ये बड़ा 67 का चुनाव, 67 का चुनाव का आकलन बहुत आवश्यक है। नेहरू के निधन के बाद ये सत्ता संघर्ष सामने आया जिसने अंततः 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक, महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस का 2 घटकों में विभाजन हो गया। एक घटक कांग्रेस इंदिरा बना, दूसरा घटक कांग्रेस पुराना ऑर्गेनाइजेशन। ये कांग्रेस इंदिरा वाला जो था इसको कांग्रेस आर कहा जाने लगा। ठीक है, और ये कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाला बन गया। नई व्यवस्था में कांग्रेस की पुरानी संगठनात्मक संरचना जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी का ह्रास हुआ और एक अधिक केंद्रीकृत संगठनात्मक समूह का विकास हुआ। महत्वपूर्ण बात, पहले कांग्रेस में माना जा रहा था कि देखिए कांग्रेस में एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, अभी भी सिस्टम है, और इसके नीचे एक सीडब्ल्यूसी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है, कार्य समिति जिसको कहते हैं, वो सब मिलकर डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लेते थे। लेकिन इसके बाद ये माना गया कि ये संस्था में एक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन आ गया और वो सेंट्रलाइजेशन यानी कि कुछ लोगों या एक लोगों के हाथ में ज्यादातर पावर आ गया और इंदिरा उसको लीड करने लगी। 1970 के दशक में कांग्रेस एक राजनीतिक पिरामिड के रूप में परिवर्तित हुई। पिरामिड का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ऊपर केवल एक आदमी रहेगा, बाकी फिर धीरे धीरे बंटवारा होगा। यानी ये जो सेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का, ऊपर एक आदमी रहेगा और सारे निर्णय लेगा। नई कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया। पुरानी कांग्रेस का विलय जनता पार्टी में हो गया। जनता पार्टी जो विपक्षी थी उसमें ये सारे पुराने दल के नेता, जितने पुराने नेता थे, सिंडिकेट वाले जो असंतुष्ट थे, वो जाकर इसमें मिल गया। लेकिन जो 72 का इलेक्शन हुआ उसमें 518 सीटों में से 351 सीटें विजय हासिल की। देखिए फिर से वापस इंदिरा गांधी ने अपना वर्चस्व बनाया और 2 से 83 चला गया था 1967 में, वो 5 साल में उन्होंने क्या किया, 351 तक पहुंचाया। और इसके बहुत कारण थे, जो मैंने कारण अभी आपको बताए थे कि इंदिरा गांधी डायरेक्ट जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। प्रीवी पर्स खत्म किया तो लोगों को लगा रहे गरीबों की हिमायती हैं। चकबंदी वाले सारे मामले उसमें आए, जो लैंड सीलिंग आई थी, यानी कि इतने पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कोई ज्यादा अपने पास जमीन नहीं रख सकता है, तो बड़े बड़े जमींदारों को जमींदारी खत्म करने लगे। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो गरीबों के साथ जुड़ने का एक प्रयास इंदिरा गांधी ने किया। उसका नतीजा ये हुआ कि 351 सीटें इंदिरा गांधी को मिल गई। ठीक है, सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ एक जन आंदोलन छोड़ दिया। और बहुत महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में भी करेंगे, संपूर्ण क्रांति, पूर्ण क्रांति। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल रिवॉल्यूशन, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने एक नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे पहले और आजादी के समय भी इनका बड़ा योगदान रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं हमारे देश में और इनकी कद्र सभी समाजवादी दल से आने वाले लोग या सोशलिस्ट अप्रोच रखने वाले लोग और वैसे भी हर दल से रहने वाले लोग इनका करते हैं। तो इनका जो आंदोलन था फिर वो बहुत व्यापक रूप से फैला। बाद में वो इमरजेंसी भी हो गई और देखेंगे, बड़ा रोचक बातें हैं वो भी। देश का आम जनमानस जन आंदोलन का हिस्सा बना और 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर 1977 में चुनाव हुआ। इस घटनाक्रम को भी हम देखेंगे डिटेल में अगले उसमें। 1977 में आम चुनाव हुआ, कांग्रेस की करारी हार हुई। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। ध्यान रखिए, 1977 जितने ये दल थे सब एक साथ मिल गए, सबने अपने दल को मिला दिया एक में और वो मिलकर क्या बन गई, जनता पार्टी एक बनाई गई। और जनता पार्टी बनाई और फिर क्या हुआ, कांग्रेस इस चुनाव के बाद और टूट के बिखर गई। कांग्रेस ई बन गई जो इंदिरा गांधी के साथ रह गई और एक स्वर्ण सिंह थे कांग्रेस में। स्वर्ण सिंह समिति का एक बड़ा रोचक मामला आता है। जब आप अपने संविधान को देखेंगे तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य, वो स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा ही उसको बनाया गया था। तो स्वर्ण सिंह वाली कांग्रेस को कांग्रेस एस कहा गया और इंदिरा वाली को कांग्रेस ई कहा गया। तो ये भी एक दूसरा विभाजन कांग्रेस का 1977 के बाद देखने के लिए मिला। पहला 1969 में, दूसरा 1977 में, और फिर देखेंगे आगे के घटनाक्रम रोचक जो आपको मिलेंगे।
अब देखिए सन 1900 के आम चुनाव में, 80 के आम चुनाव में कांग्रेस पुनः 2/3 बहुमत से सत्ता में लौट गई। अब देखिए क्या हुआ, जनता पार्टी क्या थी, कई दलों को मिलाकर एक पार्टी बनाई गई थी, सबके अलग अलग एस्पिरेशंस थे, सरकार चलाने का कोई अनुभव था नहीं और वो पार्टी ज्यादा सरकार चला नहीं पाई, गिर गई। और देखिए इससे ये साबित होता है, जो एक बार और हम चर्चा कर रहे थे कि क्या एक दल का प्रभुत्व तो भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक था, वो ठीक था क्योंकि स्थिरता राजनीतिक बनी रही। यहां स्थिरता नहीं बन पाई, इंदिरा गांधी फिर जो है वापस आई, हालांकि 1984 में उनकी हत्या कर दी गई और राजीव गांधी इसके बाद क्या हो गए, प्रधानमंत्री बन गए। 1985 के आम चुनाव में कांग्रेस को फिर सफलता मिली और 415 सीटें राजीव गांधी की लोकप्रियता के कारण देखने को मिली। यंग नेता थे, नए आदमी थे और जोश पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनके करिश्मा ने असर किया और 415 सीटें कांग्रेस जीतकर आई, ये भी हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट, तो 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी जी की भी हत्या हो गई और कांग्रेस को केवल 232 सीटें मिली और पीवी नरसिम्हा राव क्या बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। यह भी बड़ा रोचक दौर था। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव बने और इसी समय स्टूडेंट्स भारत के वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जिस समय भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया था, जो आर्थिक सुधार भारत ने अपनाए थे, एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये भी एक रोचक दौर था। और 1999 में कांग्रेस की सीटें घटकर केवल 114 रह गई। 1999 आते आते स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस बहुत ही नीचे जाने लगी। कांग्रेस में एक बार फिर विभाजन हुआ और शरद पवार अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। जब मैं आपको राष्ट्रीय दलों की चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको बताया था। और फिर वहां से कांग्रेस लगातार नीचे आई। फिर बीच में अटल बिहारी, भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने नेतृत्व में सरकार उन्होंने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी आए। 2004 में पुनः कांग्रेस सत्ता में लौटी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। ये सारी चीजें कंडीशन, कोलिशन का दौर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। तो ये कांग्रेसवाद का जो चुनावी व्यतिक्रम यानी इलेक्शन अपसेट था 1967, उसके बाद की ये सारी घटनाएं हैं, उसके बाद ये होने वाली सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, या गैर कांग्रेसवाद जो उपड़ रहा था, इसमें ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में ये प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कांग्रेस का विभाजन और पूरा अगर समेकन देखें, यानी कैसे कांग्रेस स्प्लिट हुई या फिर रिकंस्टिट्यूट हुई, मैंने आपको बताया, उसको एक बार समराइज करते हैं। तो कांग्रेस 1969 में विभाजित हुई। 67 के चुनाव से ही कांग्रेस के भावी स्वरूप का अंदाजा लगने लगा। 62 से ही आर्थिक समृद्धि की दर गिरती जा रही थी, कारणों पर आते हैं। अर्थव्यवस्था नीचे आ रही थी और नियोजन की स्थिति ग्रस्त थी। नियोजन यानी प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग नीचे आ गई थी। कैसे नीचे आ गई थी, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या, हुआ ये स्टूडेंट्स कि 1951 से हमने शुरू की पंचवर्षीय योजना। नियोजन की स्थिति आपको बता देता हूं मैं, यानी प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना शुरू की। अब ये पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो 51 से 56 तक पहले चल रही थी, 1951 से 56, ठीक, फिर 56 के आगे बढ़ी। जब 66 का दौर आया, यानी 1966 का जब दौर आया, तो अच्छा चलिए 1951 से 1966 तक ये चल रही थी पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक, अब हुआ ये कि 1966 में 1965 के युद्ध के बाद, यानी पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ, हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई। तो हमने 1966 से 1969 तक क्या बनाया, इसको क्या बनाया, इसको प्लान हॉलीडे रखा, यानी प्लान का अवकाश कर दिया, प्लान हॉलीडे। यानी हमने पंचवर्षीय योजना बनाए नहीं, हमने वार्षिक योजनाएं बनाई, एक साल वाली योजनाएं बनाई। नियोजन की बात मैं कर रहा हूं, वार्षिक योजनाएं। हमारे पास पैसा ही नहीं था कि हम पंचवर्षीय योजना बनाए, हमने प्लान हॉलीडे कर दिया। और प्लान हॉलीडे का मतलब यह कि हम उस समय पंचवर्षीय योजना बना ही नहीं रहे थे, हमने क्या कर दिया, प्लान हॉलीडे कर लिया। हमने कहा कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, हम प्लान हॉलीडे करेंगे। ठीक है, और जब प्लान हॉलीडे किया तो हमने क्या किया, वार्षिक योजनाएं बनाई। अब इसका मतलब यह था कि जो नियोजन की प्रक्रिया थी वो बुरी तरह प्रभावित हो गई थी, प्लानिंग देश में हो ही नहीं पा रही थी, इसलिए जनता में असंतोष था। तो यही चीज बताया जा रहा है कि 1962 में आर्थिक समृद्धि की दर गिरती जा रही थी, नियोजन की स्थिति संकटग्रस्त थी, भ्रष्टाचार, काला धन, काली अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस में मंत्रीगण और संगठनकर्ताओं के मध्य राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा था। भाई कांग्रेस के जो संगठनकर्ता थे, जो सिंडिकेट के लिए तो कह रहे थे भाई जो सरकार में मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हो, अपना सरकार चलाएं, कांग्रेस में ध्यान न दें। ये एक स्थिति यहां गड़बड़ हो रही थी। जो भी हमने किया इसको मैं समराइज कर रहा हूं। यद्यपि 1967 के चुनाव के बाद क्रमशः इंदिरा गांधी ने सरकार पर अपना कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया, परंतु उनके पास संगठनात्मक आधार नहीं था, पार्टी में पकड़ नहीं थी। और जो कामराज एसके पाटिल, इन्होंने क्या किया, ये फिर सिंडिकेट द्वारा कहा जाने वाला दल,
और इसकी कार्य समिति द्वारा नीति निर्माण करने लगे, कांग्रेस पर हावी हो गए। सिंडिकेट नहीं चाहता था कि इंदिरा गांधी दल के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करें, ये चीज हमने अभी डिस्कस की। सिंडिकेट चाहता था कि हम कांग्रेस पार्टी पर अपना कब्जा रखें। 1967 में कांग्रेस ने दल के अध्यक्ष के पद से अवकाश किया और सिंडिकेट की चतुराई के चलते इंदिरा गांधी अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाने में असमर्थ थी और निजलिन गप्पा फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ये है के कामराज, महत्वपूर्ण बात, इनकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण आती है। ये है कामराज, ठीक है। तो निजलिन गप्पा जो थे वो भी सिंडिकेट के ही मेंबर थे, इसलिए अब इंदिरा गांधी की और कुछ ज्यादा चल नहीं रही थी। इंदिरा ने अपने पसंद के लोगों को कार्य समिति में भी नहीं, यानी जो CWC थी, जो निर्णय लेती थी, उसमें भी वो लोग शामिल नहीं हो पाए। और जो ये पूरे जो सिंडिकेट कांग्रेस था, इसके भीतर जो है एक प्रभावशाली नेताओं का समूह था और ये सारे लोग, जैसे इन नेताओं को आप देख सकते हैं, SK पाटिल बंबई के, कर्नाटक के निजलिन गप्पा, आंध्र प्रदेश के N संजीवा रेड्डी, ये वही N संजीवा रेड्डी है जिनको राष्ट्रपति बनाना चाहते थे सिंडिकेट वाले लोग, ठीक है। अतुल्य घोष, ये सारे लोग क्या थे, किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को इन लोगों ने प्रधानमंत्री बनवाया, इसके बाद इन्हों लोगों ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 68-69 के दौरान सिंडिकेट इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने का षड्यंत्र करने लगा। अब दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला यह कि जनविरोध और हिंसा का किस प्रकार से मुकाबला किया जाए, ये इंदिरा गांधी के समान था। भाई जनविरोध तो बढ़ ही रहा था, भ्रष्टाचार, काला धन, आर्थिक रूप से कमी आई थी, तो कैसे इसका सामना किया जाए, यह भी एक चुनौती थी। दूसरा, पार्टी अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः कैसे प्राप्त करे, क्योंकि 1967 में नीचे आ गया था टैली। कांग्रेस वामपंथी और दक्षिणपंथी धड़े में विभाजित हो गई और दोनों भावी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को लेकर मत विभिन्न पैदा हो गया। अब कांग्रेस में कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, वाम पंथ का रास्ता अपनाना चाहिए, कुछ लोग कहने लगे नहीं, दक्षिण पंथ का अपनाओ, यानी थोड़ा पूंजीवाद के करीब चलो, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, साम्यवाद के करीब चलो, और आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरीके के जो निर्णय लेने था उसमें इंदिरा गांधी को भी बहुत दिक्कत होने लगी। दोनों ही धड़ों के बीच मतभेद बढ़ता गया और मजेदार बात यह हुई कि ये जो धड़े थे कांग्रेस में, वो क्या करने लगे, विपक्षी दलों से जाके, जो उनके विचारधारा के विपक्षी दल थे उनसे जाके मिलने लगे। जो यंग टर्क थे वो कहा जाता है कि वो कम्युनिस्टों की तरफ चले गए, बाकी लोग जो है जनसंघ की तरफ बढ़ने लगे, स्वतंत्र पार्टी की तरफ बढ़ने लगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो दक्षिण पंथ था वो जाहिर सी बात है जनसंघ वाली विचारधारा और स्वतंत्र वाली पूंजीवादी विचारधारा की तरफ चला गया था। अब गांधी समझ चुकी थी कि कांग्रेस जो पुरानी है उसका कोई रोल अब रह नहीं जाएगा, उससे कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए पहले सिंडिकेट का प्रभाव वो खत्म करना चाहती थी। दूसरा, लोक लुभावन प्रगतिशील कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी कि लोगों को उनसे जुड़ने का मौका मिले। मैंने आपको बताया था अभी ये चीज। और 1967 में ही पार्टी की कार्य समिति के समक्ष वह एक 10 सूत्रीय मांग पेश कर चुकी थी, 10 सूत्रीय योजना पेश कर चुकी थी कि मैं इस तरह सरकार चलाऊंगी और इस पर आप सभी को राजी होना पड़ेगा। अब देखिए, जो उन्होंने कुछ प्लान लेकर जो आई, लोक लुभावन या लोगों के हित के लिए जो महत्वपूर्ण प्लान लेके आई, भूतपूर्व राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त करना, मैं भी बताया। कई ऐसे राजा थे जिनको क्या मिलता था, जिनको पेंशन मिलती थी सरकार के खजाने से, कि ठीक है आप राजा थे तो आजादी के बाद आपने रियासतें मिला दी भारत में तो आपको पेंशन मिलेगा। ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना, उन्होंने बोला भाई इससे कम मजदूरी में कोई मजदूरी नहीं करेगा, तो अगेन फिर गरीबों को एक अच्छा मिला। शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा तय करना, संपत्ति के लिए अधिकतम सीमा कर दी, भाई इससे अधिक संपत्ति किसी के पास नहीं रहेगी। तो जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसको लगा कि ये तो समाजवादी तरीके से सोच रही है, तो हमारे हित में सोच रही है। इसी का नतीजा हुआ कि फिर 1900 जो इसके बाद जो चुनाव हुए 72 वाले, उसमें वो जीती। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मैंने अभी बताया कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, जो प्राइवेट बैंक थे उन सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 बहुत प्रमुख ऐसी चीजें थी जो इंदिरा गांधी ने किया था, जिससे कांग्रेस का फिर से रिकंस्टिट्यूशन हो गया, या उनका पुनः समेकन देखने के लिए मिला और 354-55 सीटें वो 72 के चुनाव में जीतती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था और सिंडिकेट और इंडिकेट, इंदिरा गांधी के जो समर्थक थे, दोनों में भिड़ंत थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि बीवी गिरी जीते और सिंडिकेट चाहता था, कौन? सिंडिकेट चाहता था कि नीलम संजीवा रेड्डी जीते। ऐसा मैंने आपको बताया था। भाई देखिए, एक ही दल है, दो लोगों को चाह रहा है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, कांग्रेस के पदाधिकारी, वो चाहते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी जीते। इंडिकेट यानी कांग्रेस जो है उसमें इंदिरा गांधी को पसंद करने वाले जो लोग थे और इंदिरा गांधी स्वयं, वो चाहती थी बीवी गिरी जीते। अंततः बीवी गिरी ने इंडिपेंडेंट के रूप में भाग लिया और वो जीत भी गए इंदिरा गांधी के समर्थन से। ये मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और कांग्रेस अध्यक्ष निजलिन गप्पा ने स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ से नीलम संजीवा रेड्डी के लिए समर्थन मांगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने फिर सिंडिकेट पे आरोप लगा दिया कि देखिए तो प्रतिक्रियावादी और जो हमारे विपक्ष हैं उनसे समझौता कर रहे हैं। रेड्डी की हार से सिंडिकेट को धक्का लगा और कांग्रेस फिर विभाजन के कगार पर आ गई, मतलब विभाजन करार पे आ गई। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी, जगजीवन राम और फखरुद्दीन अली अहमद को अनुशासनहीनता कहते हुए इनडिसिप्लिनरी का आरोप लगा के पार्टी से निकाल दिया और 1269 को इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया, ठीक है। 1969 में 1969 में
लेकिन कांग्रेस संसदीय दल के ज्यादातर जो लोग थे, कांग्रेस में जो काम करने जो सांसद थे, कांग्रेस में जो नेता थे, वो ज्यादातर इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे। 432 में से 330 लोग, संसदीय दल होता है ना जो राज्यसभा लोकसभा के मिला के सांसद वगैरह लोग थे, 432 में से 330 लोग ज्यादातर उनके साथ थे। फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया, सिंडिकेट के नेतृत्व वाला कांग्रेस ओ कहलाया, और जो इंदिरा गांधी के साथ जो डिवीजन हुआ कांग्रेस आर कहलाया। तो जो कांग्रेस का डिवीजन वाला पूरी कहानी मैंने आपको समझाई थी, उसका ये समरी है जिसको आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली जानना है। बाद में कांग्रेस एन के नाम से यानी न्यू कांग्रेस के नाम से भी जाना गया। अब देखिए औपचारिक विभाजन के बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने दल के सदस्यों के स्थान पर सीधे जनता से संपर्क किया। उन्होंने गरीबी हटाओ का लोक लुभावन नारा दिया। पुरानी कांग्रेस के नेताओं ने भी, सब पार्टियों ने मिलकर अलायंस बनाया और उन्होंने बोला कि इंदिरा हटाओ। माने इंदिरा गांधी ने बोला कि गरीबी हटाओ नारा दिया, और उन लोगों ने बोला कि इंदिरा हटाओ। ये नकारात्मक एक नारा विपक्षियों ने दिया जो इंदिरा के विपक्ष में थे। और जो 5वां आम चुनाव 1971 में हुआ, इंदिरा गांधी को अभूतपूर्व सफलता मिली। इंदिरा कांग्रेस को लोकसभा में 352 सीटों पर सफलता मिली और इंदिरा गांधी परिवर्तन का प्रतीक बनकर कांग्रेस की जो छवि थी उसको फिर वापस ले आने में बहुत कामयाबी हासिल हुई। तो ये जो गैर कांग्रेसवाद या कांग्रेस के खिलाफ जो एक अफसर्स दिखाई दे रहा था या कांग्रेस टूटती हुई दिखाई दे रही, उसको फिर समेटने का प्रयास किया। लेकिन 75 की इमरजेंसी के बाद काफी हद तक फिर उसको धक्का लगा और एक विभाजन 77 में भी देखने के लिए मिला था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें 5वें आम चुनाव तक भी, यानी 1952 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, 67 का चुनाव और 71 का चुनाव, अभी भी कांग्रेस क्या था, सत्ता में वही थी। अब भले कांग्रेस का विभाजन हो गया था, लेकिन कांग्रेस के नाम से ही चलने वाली संस्था सत्ता में बनी थी और उसका श्रेय जाता है इंदिरा गांधी को। अब 71 की लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और राजनीतिक परिपक्वता का पर्पस देते हुए नए नारे को जन्म दिया था, वो गरीबी हटाओ। संविधान सभा में नेहरू ने कहा था कि हम गरीबों के आंसू पोंछ देंगे। जब 71 के चुनाव के पूर्व इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया तो यह जनसाधारण के हृदय को छू गया और इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 चली, इस मुद्दे को विशेष ध्यान दिया गया। देखिए नेहरू का ये 71 के चुनाव में गरीबी हटाओ क्यों था, एक तो गरीब परेशान थे, एक उनके अंदर से आंदोलन की भावना भी उपज रही थी, और ऐसी स्थिति में जो नेहरू ने कहा था हम गरीबों के आंसू पोंछ देंगे, जब इंदिरा गांधी ने वो बात कही तो लोगों को लगा रहे नेहरू की बेटी हैं और बड़ा ये एक नजदीकी दिखाई दे रही है, लोग इमोशनल हो गए और गरीबी हटाओ के पीछे चल दिए और उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। फिर जो 5th 5 ईयर प्लान था हमारा, पंचवर्षीय योजना 5वीं जो थी 1974 से 79 तक जो चली थी, उसमें ये गरीबी हटाने के लिए बहुत कार्यक्रम लाए गए और बहुत इसको करीबी से देखा गया। इसमें कहा गया कि बेकारी, अल्प रोजगार तथा गरीबी पर सीधे चोट करना अत्यंत आवश्यक है। अब से हर योजना में गरीब के उन्मूलन की चर्चा की जाएगी और यह डिसाइड किया गया कि अब जो भी योजनाएं बनेंगी उसमें पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी को हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएंगे ताकि गरीबी हटाई जा सके और देश की जो स्थिति है उसको ठीक की जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात देखने के लिए हमको 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद मिली थी। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल देखा, हमने ये देखा कि कैसे गैर कांग्रेसवाद को भी एक मौका मिला, कैसे कांग्रेस की जो एक दल की प्रभुत्व थी उसको एक चुनौती मिलती हुई दिखाई पड़ी, कैसे उसमें कमजोरी आई, कांग्रेस का विभाजन हमको देखने के लिए मिला। और उसके बाद जो 1975 का आपातकाल आया, उसके बाद 1977 में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार भी बनी, ये भी हमने भैया जनता पार्टी के नेतृत्व में। आगे जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ पॉइंट देखेंगे जब इसी दौरान नए नए तरीके के आंदोलन भी देश में निकलने के लिए आए। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस नाम से जो नया सिलेबस में चीजें हैं, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जिसको हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बात है, वो भी इसमें देखने के लिए मिला कि कैसे जो है राम मनोहर लोहिया की क्रांति, कैसे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय का जो नवमानववाद है वो हमको देखने के लिए मिला। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इटर्नल ह्यूमनिज्म जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें निकल कर सामने आई, आपातकाल की स्थिति आई, ये सारी चीजें भी हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन इन चीजों को आप रिवाइज करते रहिए। एक दल के प्रभुत्व को जो गैर कांग्रेसवाद आया है, जो चोट आया उसमें, ये हम सारी चीजें हमने देखा और इसमें कांग्रेस का विभाजन की जो प्रक्रिया है वो जानना बहुत जरूरी है, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने किया। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है वो 100% निःशुल्क शिक्षा लेकर आया है कक्षा 6 से 12 तक के सभी विषयों के सभी चैप्टर्स के लिए। यानी आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई अगर आप हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है। आपको www.magnetbrains.com पर सभी पाठों के क्रमवार सभी वीडियोस भी मिल जाएंगे और मैग्नेट ब्रेन्स ऐप से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन लिए या ना बिना किसी पैकेज को खरीदे। आप पूरी पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं। इसको और जारी रखने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए और हम आपके लिए और इस तरह की वीडियोस लेकर आ सकें, आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और कक्षाएं लेकर आते रहें ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छी होती रहे।
तो तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।